रेजोनेंस की जो नेक्स्ट कंडीशन है वो कहती है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैविंग लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स, एडजेसेंट एटम्स पे अगर लाइक चार्जेस होते हैं, contribute very little towards the resonance hybrid as these structures possesses high energy and thus are less stable। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यदि आपके पास में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, डबल बॉन्ड, यहां पे CH, इधर एक पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बॉन्डिंग, और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास में है तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करने की वो काफी कम है, काफी कम है। क्यों कम है भाई? क्योंकि यहां पे जो चार्जेस है ये ज्यादा दूर नहीं है एक में से। अब देखो डेफिनेट सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में जितना दूर है उतना स्टेबल है, राइट? वरना यहां पर जब चार्जेस एक साथ पास आ जाते हैं तो वहां पे थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी हो जाती है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है दस आर लेस स्टेबल। क्लियर बात है? एडजेसेंट एटम्स पे चार्जेस हैं और ये लेस स्टेबल है, मतलब अगर चार्जेस पास में पाए जाते हैं तो वो लेस स्टेबल होगा। अब यदि दूर पाए जाते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैंने बनाया है फिनॉल, ठीक है, एक फिनॉल ले लेते हैं, यहां पर ऑक्सीजन और इधर H। क्लियर बात है? अब यहां पे रेजोनेंस किस तरीके से हो रही होगी? जो ऑक्सीजन के टकले पर लोन पेयर मौजूद है, ऑक्सीजन के जो टकले पर लोन पेयर मौजूद है, ये जाते हैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड में, जैसे यहां जाते हैं ये डबल बॉन्ड टूटकर इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दूसरा वो किस तरीके से दिखेगा मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं बना दूं एक बार। यहां पर अपनी ये रिंग, नेगेटिव चार्ज अभी अभी यहां आया है। अब आपने ये देखा है हमेशा कि ऑक्सीजन जो होता है ये मात्र 2 बॉन्ड बनाता है, यदि ये 3 बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन के टकले पर चमचमाता पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी सारे बॉन्ड्स भाई वैसे के वैसे बना लो, ठीक है। इसे मैं स्ट्रक्चर देता हूं स्ट्रक्चर 2। अब क्या होगा? क्या इसमें फिर से रेजोनेंस हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाएगा यहां, जैसे ही ये इस पर्टिकुलर बॉन्ड में गया, जो डबल बॉन्ड था इसने अपना बॉन्ड तोड़ा और इस पर्टिकुलर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को उत्पन्न किया, ठीक है। अब क्या होगा भाई? क्या यहां पे एक और स्ट्रक्चर पाया जाएगा? देखो भाई, यहां पर हमारी ये रिंग, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहां है यहां बोलो? यहां पर आ गया। नया डबल बॉन्ड कहां बना बोलो? यहां पर बना, ठीक है। बाकी सारा का सारा मामला वैसा का वैसा। क्लियर बात है? यस। अब इसे अगर मैं यदि स्ट्रक्चर नंबर 3 दे दूं, स्ट्रक्चर नंबर 3 का नाम दे दूं, तो यहां पर बात साफ है, ये कहना चाहते हैं स्ट्रक्चर्स विथ आइसोलेटेड अनलाइक चार्जेस हैव लेस कंट्रीब्यूशन। ये क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चर्स। अब यहां पे ये जो मामला था ये अलग है, ये जो मामला है यहां पर क्या कह रहा है कि यदि आपके पास जो अनलाइक चार्जेस हैं ये आइसोलेटेड है, आपस में काफी दूर मौजूद है, तो यहां पर क्या हो रहा होगा? हैव लेस कंट्रीब्यूशन देन दोज, अब इनकी बात कर रहे हैं, देन दोज इन विच दे आर क्लोज टू ईच अदर, आपस में पास हो। मतलब अगर आपके जो चार्जेस हैं ये आपस में काफी दूर है तो उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड के प्रति ये कम होगा, और यदि आपके चार्जेस आपस में पास है मतलब वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो क्या कहेंगे? यहां पर कंट्रीब्यूशन जो होगा ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है बोलो? सेकेंड स्ट्रक्चर का, और कम थर्ड स्ट्रक्चर का। यही ये लोग कह रहे हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स विथ आइसोलेटेड अनलाइक चार्जेस हैव लेस कंट्रीब्यूशन, यस, इसकी बात कर रहे हैं, देन दोज इन विच दे आर क्लोज टू ईच अदर। दस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, इसकी बात यदि करें, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हैज मोर कंट्रीब्यूशन देन स्ट्रक्चर टू इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बात समझ में आ रही है? यदि एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस गया है तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। रेजोनेंस की अगली कंडीशन समझाने के पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, उसके बाद हम इन पंक्तियों को समझेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। भैया ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड क्या है ये तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो आइए इधर देखिए, दिस इज नथिंग बट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। मैंने ऐसा नाम क्यों दिया आप आगे समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूं शॉर्ट में। यहां पर एक अल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप,
ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे नाम दिया जाता है अल्फा और उसके बाद वाले को बीटा। अब अल्फा बीटा में अल्फा और बीटा कार्बन के बीच अगर अनसैचुरेशन पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब यहां पे जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है? अल्डिहाइड है, तो भैया इसका नाम क्या हो गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। क्या बात साफ है? ठीक है। अब आगे देखो, अब ये से हटा देता हूं अल्फा बीटा को। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। क्या होगा यहां पे? रेजोनेंस कैसे होगा बताइए भाई। यहां पर डबल बॉन्ड है, क्या होगा? यहां से ये इधर जाएगा। जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहां पर कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, यदि ये बॉन्ड को भी शिफ्ट करना पड़ा तो कार्बन के टकले पर 5 बॉन्ड मंडराएंगे, मतलब वो पागल हो जाएगा। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? कभी नहीं। मतलब यहां पर यदि सिर्फ 4 बॉन्ड पॉसिबल है तो जैसे ही ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, कार्बन किसी ना किसी के साथ में अपना बॉन्ड तोड़ देगा। और आसान सी बात है, ऑक्सीजन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, वो क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो मतलब अब जो नया स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है वो किस तरीके से होगा? CH2, इसके टकले पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर रहेगा CH, इधर डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव चार्ज और इधर एक हाइड्रोजन। अच्छा चलो, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एटम्स हैं, ठीक है। एक यहां पर ये एटम है और दूसरा यहां पर है। अब इस साइड वाला जो एटम है ये क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहां पर जो एटम है ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। चलो स्पीशीज की बात करते हैं। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है और ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज की क्या टेंडेंसी होती है? इनकी क्या आदत होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर स्पीशीज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और यदि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। अब जोड़ी तो बढ़िया है ना? रब ने बना दी जोड़ी। अब होगा क्या? देखो, जाहिर सी बात है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यदि इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर रख दूं तो यहां पर टग ऑफ वॉर में कौन जीतेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो किस तरफ फ्लो करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, और वहां पर सारा का सारा क्लाउड जमा हो जाएगा। सीधी सी बात है। ओके, अब यदि ऐसी बात है तो मुझे बताइए, क्या हमने यहां पर, अच्छा इधर आएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या हमने यहां पर जो नेगेटिव चार्ज बनाया ऑक्सीजन पे, ये बढ़िया से है, सही है, जैसा हमने अभी समझा वैसा ही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा होगा, तो क्या यहां पर यही हो रहा है? जी हां, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है, एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या इसके अलावा कोई और भी रेजोनेंस यहां पे हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर जो डबल बॉन्ड है, क्या ये भी शिफ्ट हो सकते हैं? हां, बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखो, ये इधर रेजोनेट करेगा, जैसे ये इधर रेजोनेट किया। इस कार्बन ने पहले 4 बॉन्ड बनाए थे, अब यहां पे एक्स्ट्रा का बॉन्ड आने के कारण उसे ये डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्प्रेड करना पड़ा। अब यहां पे जो नया स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बन चुका होगा, आइए बनाते हैं। ये देखो, CH2, क्या आएगा यहां पर? नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, इसके बाद यहां पे क्या है? CH है, यहां पे डबल बॉन्ड, वैसा का वैसा। यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने क्योंकि वहां पर अपने बॉन्ड छोड़ दिए हैं तो ऑक्सीजन के टकले पे अब क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे हाइड्रोजन लोन पेयर, वैसे के वैसे। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो यही स्ट्रक्चर स्टेबल होगा जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है। मतलब ये रहा, देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन के टकले पे नेगेटिव चार्ज है तो बात बन जाएगी, तो यहां पर बात बन गई। ठीक है, अब यहां पर अगर देखें तो ऑक्सीजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज चमक रहा है। क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, स्टेबल नहीं होगा। अगर मैं इसे फर्स्ट स्ट्रक्चर दे दूं और इसे मैं कहूं कि आप सेकेंड स्ट्रक्चर है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? रेजोनेंस में कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? तो मैं कहूंगा स्ट्रक्चर नंबर 1, क्योंकि यहां पर जो रूल है कुदरत का वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। क्लियर बात है? ठीक है, अब आइए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स विथ नेगेटिव फॉर्मल चार्ज
ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ध्यान देना है, क्या कह रहे हैं ये, ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लीस्ट कहां है यहां पर भाई, कार्बन है, लीस्ट है कम से कम। अच्छा, हाइड्रोजन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इनमें से कार्बन लीस्ट है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, यदि कार्बन के ऊपर नेगेटिव, देखो कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऑन द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, यानी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। अब स्ट्रक्चर्स विथ नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, ये कह रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है ऑन दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, अब कहां की बात हो रही है, यहां की बात हो रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कार्बन है और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब और पॉजिटिव चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये रहा भाई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, हैव लीस्ट कंट्रीब्यूशन टू दी रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। रीजन साफ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और यदि नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, तो वहां पर वो जो चीज है, वो जो स्पीशीज है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो इतना ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, और इसी कारणवश ये पंक्ति यहां पर लिखी हुई है। एक बार फटाफट देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। छोटे बच्चे देखें, छोटे छोटे बच्चे देखे तो होंगे, नहीं देखे अगर तो जाके देख लेना है, और उनके अंदर ये चीज ऑब्जर्व करना है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, जब इनके पेट में बढ़िया से खाना होता है ना, खाना वाना खा लिया, मस्त पेट भर गया, अब कोई लेना देना नहीं, अब तो सिर्फ मचाना है, तो इनके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है कि ये कोई भी हद तक जा सकते हैं। चाहे वो आपका बहुत महंगा आईफोन क्यों ना हो, वो उसको उठाकर फेंक देंगे और उसे तोड़ देंगे, चकनाचूर कर देंगे। होता है ऐसा, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, राइट। अब जब ये बहुत ज्यादा एनर्जी इनमें होती है तो ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, कभी यहां जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, कभी इसका फोन फेंक देंगे, कभी उसका फोन फेंक देंगे। लेकिन जब इनकी एनर्जी हो जाती है कम, एनर्जी मतलब कम, एनर्जी कम होने से मेरा यह मतलब है कि जब इन्हें भूख लगने लगती है, एनर्जी कम हो जाती है, तो शांति से एक जगह जाके बैठ जाएंगे, वरना अपने मम्मी के पास चले जाएंगे, मुझे खाना खिला दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, है ना, उनके नखरे चालू हो जाते हैं। क्या इस एग्जाम्पल को मैं आपको एंटरटेनमेंट के लिए बता रहा हूं? नहीं, मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूं केमिस्ट्री से। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर एक कंपाउंड है जिसमें कि एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी यदि ज्यादा होगी, एग्जाम्पल याद करना बच्चे वाला, एनर्जी जब ज्यादा होती है तो वो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। एनर्जी जब ज्यादा होती है तब वो बच्चा क्या होता था, अनस्टेबल होता था। लेकिन जब एनर्जी कम होती थी तो वो जाकर अपना थक गया भाई, बहुत परेशान कर दिया सबको, अब जाकर अपना कोने में चुपचाप बैठ गया। जब एनर्जी कम हो गई तो वो स्टेबल हो गया, एक जगह शांति से जाके बैठ गया। जब एनर्जी ज्यादा थी तब वो अनस्टेबल था, तबाही, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही मॉलिक्यूल्स में होता है, जब वहां पर एनर्जी ज्यादा होती है तब वो अनस्टेबल होते हैं, और जब एनर्जी कम होती है तब वो स्टेबल होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आइए देखिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं, CH2, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड, और इधर एक नाइट्रोजन। आपको यह पता होगा कि नाइट्रोजन जो होते हैं ये मात्र 3 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, चौथा भी बनाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नो डाउट। लेकिन अगर ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं तो बात एकदम यहां पर साफ है, स्टेबल रहेगी सब कुछ। लेकिन अगर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन के टकले पे क्या पॉजिटिव चार्ज मंडराता है। और यदि इसने 4 नहीं, 3 नहीं, मात्र 2 यानी कि एक कम बॉन्ड बनाया है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स अभी मौजूद है जो कि बॉन्ड बना सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नेगेटिव चार्ज के रूप में दिखाते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा ये, है ना। अब मुझे आप बताएंगे कि यदि मैं इसे ठीक कर देता हूं, चलो इसे मैं ठीक कर देता हूं, ऐसा ना रखकर मैं इसे ऐसा कर दूं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई नाइट्रोजन के आसपास? एक नाइट्रोजन होता है, उसमें एक लोन पेयर होता है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 3 बॉन्ड यहां से बनाता है, उसके बाद में एक लोन पेयर बचता है, ठीक है। अब यहां पे इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा, और ये लोन पेयर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर लोन पेयर बना लेते हैं। तो यहां पर देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा, और यहां पर 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं, बचा है एक लोन पेयर, तो ये लोन पेयर भी यहां पे मैं दिखा देता हूं। क्लियर बात है? ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं। ज्यादा स्टेबल क्या है? ये है,
और ये क्या है, कम स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि चार्जेस है यहां पे बेहद सारे, है ना, एनर्जी बहुत ज्यादा है, चार्जेस आसपास है। स्ट्रक्चर्स विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, ये कह रहे हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है किसी पर्टिकुलर एक एटम पर, मतलब कि पोजेसिंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, ये एक और चीज है, आउटर मोस्ट शेल में जो आपका बाहरी शेल है एटम का किसी भी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स यदि है तो वो स्टेबल होता है, यदि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो अनस्टेबल है, ज्यादा है तो भी वो अनस्टेबल है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां पाए जाते हैं, नियॉन गैसेस में, वो स्टेबल होते हैं एकदम, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ऑक्टेट यदि उसका कंप्लीट है तो वो एकदम स्टेबल स्ट्रक्चर कहा जाता है, अगर नहीं तो वो अनस्टेबल होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। ठीक है, अगर ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच एटम। क्लियर बात है। अब ये कह रहे हैं कि यदि आपके स्ट्रक्चर में कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, मतलब कि पोजेसिंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल हैव हाई एनर्जी, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, वो अनस्टेबल होता है। सीधी सी बात है, ज्यादा एनर्जी अनस्टेबल, अगर अनस्टेबल है मतलब ज्यादा एनर्जी। क्लियर बात है, ठीक है। अब देखो, दैट इज लो स्टेबल, हेंस दे कंट्रीब्यूट लेस देन दो स्ट्रक्चर्स इन विच ऑक्टेट रूल इज नॉट वायलेटेड, मतलब कि ऑक्टेट रूल अगर वायलेट नहीं कर रहे हैं, आप इस रूल को नहीं तोड़ रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, उसका जो योगदान है वो ज्यादा होगा। क्लियर बात है। अब यहां इस स्ट्रक्चर में देखो क्या हुआ होगा, यहां पर जो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, ये तो बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल हो गए, लेकिन इसके पास जो लोन पेयर है ये अभी भी यहां पर मौजूद है। क्लियर बात है, मौजूद है, ओके। अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब अनस्टेबल है। ठीक है, अब काउंट करते हैं। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 2 और 2 कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, टिक मार दीजिए। नेक्स्ट इस नाइट्रोजन की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लोन पेयर, और यहां पर नेगेटिव चार्ज का मतलब भी होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मतलब हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी है। अब आइए यहां पर, ये इसे हम देते हैं स्ट्रक्चर 1, इसे हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर 2। अब स्ट्रक्चर 2 की यदि हम बात करें तो यहां पे नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन की बात करें तो यहां पर काउंट कीजिए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 और लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर बात अभी भी ठीक चल रही है, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब इस नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो यहां पर इसने एक बॉन्ड बनाया है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और यहां पर 2 लोन पेयर्स मौजूद है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 4 = 6। तो यहां पर इस नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो कि बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है आउटर मोस्ट शेल में। मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है ये कम कंट्रीब्यूटिंग है देन द फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्लियर बात है, बोलो, बात समझ में आ रही है? वेरी नाइस। एक बार फटाफट देखो, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। ये कह रहे हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बेहद ज्यादा काम आते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब क्या, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, यही तो होता है ना रेजोनेंस। देखो यहां से यहां गया, फिर ये यहां से यहां गया, फिर ये यहां से कहीं आगे गया होगा, यहां पे भी कहीं से आया होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम यदि है तो यहां पे बढ़िया तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे आपके, और यदि नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है। नेक्स्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं ये प्लेनर होने चाहिए। ये क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास में कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, राइट, ये एक प्लेन में मौजूद है। इसके बाद में ये जो चीज है ये दूसरे प्लेन में मौजूद है, राइट, अलग प्लेन है। ठीक है, तो मैं अलग बना देता हूं इसको। ये देखो, इमेजिन करना है, ठीक है, ये अलग प्लेन में। अब सीधी सी बात है, जो रेजोनेंस है वो किस तरीके से घूमता है, अगर यदि
आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही प्लेन में मौजूद है, तभी यहां पर बढ़िया तरीके से रेजोनेंस पाया जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं, वेरी नाइस। यहां पर ये एक प्लेन में है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसमें जा सकते हैं, यस। लेकिन अगर मैं यहां पर प्लेन ही चेंज कर दूं, अच्छा यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, राइट, क्योंकि ये सेम प्लेन में है, एक ऐसा है लेटा हुआ तो एक खड़ा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये एक अलग प्लेन में है। क्या यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता, वो एक प्लेन में होने चाहिए। यदि आपका एक ऑर्बिटल इस तरीके से है और दूसरा आपका प्लेन चेंज कर देता है तो यहां पर जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये नहीं हो पाता है। इसी कारण कहा जाता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दे मस्ट बी प्लेनर। अगर प्लेनर है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बढ़िया तरीके से वहां पर रेजोनेंस होगा। यदि बीच में ही प्लेन चेंज हो जाता है तो वहां पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। क्लियर बात है? एक और एग्जांपल देता हूं, आपको शायद ज्यादा समझ में आए। अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, राइट, एक प्लेन में होते हैं। इमेजिन करो एक प्लेट इमेजिन करो और यहां पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं मौजूद होते हैं, सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। इसी कारणवश यहां पर रेजोनेंस जो होता है ये बेहद बढ़िया तरीके से यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां होते रहता है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्लेन में मौजूद है। क्लियर बात है? तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से यहां घूमता है और नीचे में इस तरीके से यहां घूमता है। ठीक है, तो बात अगर आपको साफ हो चुकी है तो एक बार फटाफट इस पे नजर डाल दो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, काफी रेजोनेंस हो चुका, अब कुछ अप्लाई करके देखते हैं भाई, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा बेंजीन। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पर रेजोनेंस किस तरीके से होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। नया स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बनेगा। तो देखो भाई, शिफ्ट कर दो डबल बॉन्ड्स को, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। क्या और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है? जी हां। कैसे पॉसिबल है? देखो, एक डबल बॉन्ड बना होता है दो इलेक्ट्रॉन से, या फिर एक डबल बॉन्ड बना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, अब यदि मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दूं तो यहां पे देखो मैं बना के दिखा रहा हूं किस तरीके से बनेगा, विजुअलाइज करना है। मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो यहां पर आया एक नेगेटिव चार्ज बोलो और यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर ये वाला भी बॉन्ड अगर मैं तोड़ दूं तो यहां नेगेटिव होगा और यहां पे पॉजिटिव होगा। क्लियर बात? ठीक है, अब होगा ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर यहां अंदर चला गया तो स्ट्रक्चर की काया पलट जाएगी। और किस तरीके से ये दिखेगा, देखो भाई, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट, एक नेगेटिव चार्ज यहां था, यस। अब अगर इसने यहां पर अटैक कर दिया और एक बॉन्ड बना दिया तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अब नजर आएगा। बेंजीन रिंग ऐसी की ऐसी, यहां पर एक डबल बॉन्ड, नया बना हुआ डबल बॉन्ड यहां और एक, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये अपना बेंजीन रिंग, यहां पे एक बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड और यहां पर दूसरा। ठीक है, तो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इसी तरीके से और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पे बनते हैं, जैसे कि ये वाला, इसके अलावा एक और बनता है। सारी पॉसिबिलिटीज खेल लेते हैं ना। ये वाला, अब आप कहोगे कि भैया ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो सब एक ही दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, अलग अलग है भैया। यहां पर अगर कार्बन को नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो वही सेम 4 5 6। अब देखो, अब चेक करो थोड़ा, क्या अभी भी आपको सेम नजर आ रहे हैं? और जिसको अभी भी सेम नजर आ रहे हैं, कैसे सेम नजर आ रहे हैं भाई, ये देखो,
यहां पर जो ये बीच में बॉन्ड बना है डायगोनल जैसा 2 और 5 के बीच में है, यहां पर 1 और 4 के बीच में है, यहां पर 3 और 6 के बीच में है। कैसे सेम है? सेम नहीं है, अलग अलग है। ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने बेंजीन के। अब आइए कुछ आयंस की बात करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे है एसीटेट आयन CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे O नेगेटिव। ठीक है, बोलो। अब ये नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, यहां से ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन तोड़कर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जो कि ऑक्सीजन है उसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो नया स्ट्रक्चर कैसा बन गया? बॉन्ड C, यहां पर O पर आया नेगेटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक है, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन। लिख देते हैं यहां पे, ये क्या है? एसीटेट आयन। अब बात करते हैं कार्बोनेट आयन की। कैसे होगा? C डबल बॉन्ड O, यहां पर इस तरीके से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहां पर O पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे O पे नेगेटिव चार्ज। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, वेरी नाइस। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, जी हां। क्या इस और इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं? नहीं। तो अब क्या होगा? देखो भाई, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो जाएगा यहां, जैसे ही यहां गया ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जो नया स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखेगा, आइए देखें। कार्बन अब यहां पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, डबल बॉन्ड O यहां बन चुका है और इधर वैसा का वैसा। ठीक है, क्या कुछ और हो सकता है? जी हां, सेम तरीके से उधर भी होगा। ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव चार्ज, नया स्ट्रक्चर हमारा बन के आएगा कुछ इस तरीके से। यहां कार्बन, अब यहां पे डबल बॉन्ड O है, यहां पर O पे नेगेटिव चार्ज और इस वाले O पर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो एक बार फटाफट इसे देख लो। यह है हमारा कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो सकता है? अच्छा, 4th है ये। कार्बोक्सिलिक आयन में भी क्या रेजोनेंस हो सकता है? जी हां। लेट सपोज ये अल्काइल ग्रुप R, ये C, ये डबल बॉन्ड O और यहां पे OH। ठीक है, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर रेजोनेंस कैसे होता होगा? यहां पर ऑक्सीजन के टकले पर है लोन पेयर, ये लोन पेयर जाते हैं इस बॉन्ड में, ये बॉन्ड टूटकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पे देता है और अब आपका जो स्ट्रक्चर तैयार है वो कुछ इस तरीके से है। यहां पर होगा डबल बॉन्ड O और यहां पे हाइड्रोजन, ज्यादा बॉन्ड बनाने के कारण ऑक्सीजन के टकले पर आया पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आया नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से रेजोनेंस। अब आ जाते हैं कुछ बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स पे। तो आइए भैया, यहां पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अल्कोहल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। ध्यान देना है, काफी मजा आएगा। ऑक्सीजन के टकले पे होते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर्स हैं ये जाते हैं इस बॉन्ड में। जैसे ही इस बॉन्ड में ये गए, यहां पर जो कार्बन है, ये वाला कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर जो कार्बन है इससे पहले तो यहां पर दिख रहा है कि 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन यदि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर कर दिए हैं तो वहां पर 4 से ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो क्या ये स्टेबल है? नहीं। इसी अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ बनाए गए इस डबल बॉन्ड को तोड़ देता है और यहां पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब जो नया स्ट्रक्चर बना है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये बेंजीन रिंग, ठीक है, यहां पे आया नया नेगेटिव चार्ज, यहां पे बन गया डबल बॉन्ड O, यहां पे हाइड्रोजन, ज्यादा बॉन्ड बनाने के कारण ऑक्सीजन के टकले पर पॉजिटिव चार्ज, बाकी बॉन्ड वैसे के वैसे। क्या और रेजोनेंस हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? यहां पर गया ये, जैसे ही यहां गया इस पर्टिकुलर, अच्छा यहां पे दिख नहीं रहा है लेकिन हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है ना, दिख नहीं रहा है लेकिन हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बन ने पहले बनाए थे 4, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड में जाने के कारण अब बॉन्ड बन जाएंगे 5, हो जाएगी अनस्टेबिलिटी नहीं कर सकते। तो ये कार्बन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहां। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे दिए, जो नया स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा? यहां पे होगा बेंजीन रिंग,
यहां पे आया नेगेटिव चार्ज, नया बॉन्ड तैयार हुआ यहां पे डबल बॉन्ड पहला वैसे के वैसे, और बाकी सारी कहानी सेम टू सेम। ठीक है, क्या और रेजोनेंस मौजूद है? जी हां, बिल्कुल है। ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, सिमिलरली अपने बॉन्ड तोड़ के नेगेटिव चार्ज को भेजेगा यहां। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देखना है। यहां पे आया नेगेटिव चार्ज, नया बॉन्ड बना यहां, बाकी की कहानी वैसी की वैसी। क्या और भी रेजोनेंस मौजूद है? जी हां, बिल्कुल मौजूद है। ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां पर ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यहां, जो यहां पर अनस्टेबिलिटी हो चुकी थी वो अब खत्म हो चुकी। अब जो नया बॉन्ड बना है वो देखो किस तरीके से दिख रहा होगा, ये हमारी रिंग, नया बॉन्ड बना है यहां, जो बॉन्ड टूटा है वो इधर से था, ऑक्सीजन अब स्टेबल दिख रहा है, और बाकी ये वाला हमारा नया स्ट्रक्चर है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। यहां लिख देता हूं भाई, ये क्या है? फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। एक बार फटाफट देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो है यहां पर एनिलीन। अच्छा, एनिलीन किस तरीके से दिखता है भाई? बेंजीन रिंग होती है और इस बेंजीन रिंग को लगा हुआ होता है NH2। क्लियर बात है? यह है एनिलीन का स्ट्रक्चर। अब नाइट्रोजन के टकले पे क्या लोन पेयर होते हैं? जी हां, बिल्कुल होते हैं। ये जो लोन पेयर होते हैं ये इस पर्टिकुलर बॉन्ड में जाएंगे, जैसा ऑक्सीजन ने किया था सेम तरीके से हो रहा है, सेम तरीके से। ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन है इसका। यहां पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो नया स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखेगा देखो भाई, यहां आया नेगेटिव चार्ज, यहां पे N, यहां पे H2, नाइट्रोजन के टकले पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी सारे बॉन्ड वैसे के वैसे। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? पहले 3 बॉन्ड बनाए हुए थे, कहां? 2 हाइड्रोजन के साथ और एक यहां पे कार्बन के साथ। अब 4 बॉन्ड बना दिए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ। ठीक है, अब क्या होगा और रेजोनेंस यहां पे होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाएगा यहां, डबल बॉन्ड यहां पे इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा। अब बनेगा क्या? हमारा नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग, नेगेटिव चार्ज आया यहां, नया बॉन्ड बना इधर, बाकी सारा मामला वैसा का वैसा। ठीक है, क्या और रेजोनेंस है? जी हां, बिल्कुल है। जैसा हमारा फिनॉल में हुआ था सेम यही करना है। नया स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है देखो, ये आप खुद भी कर सकते हैं। आप लेक्चर देखने के बाद खुद से सारे स्ट्रक्चर्स को बनाकर देखना है और फिर बाद में चेक करना है कि क्या भैया ने बताए हुए स्ट्रक्चर से हम अपने स्ट्रक्चर्स को मैच कर पा रहे हैं या फिर नहीं। यदि कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हैं तो मजा तो नहीं आएगा बेशक, लेकिन थोड़ी सी और पढ़ने की गुंजाइश, समझने की गुंजाइश रहेगी। इस तरीके से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, वापस है ना, जैसा पहले था। बस अब जो डबल बॉन्ड्स हैं ये यहां पर अपनी जगह चेंज कर चुके हैं। ये भी एनिलीन ही है, जो पहले था वो भी एनिलीन ही है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पे आप पाएंगे कि स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा चेंज है, डबल बॉन्ड का चेंज दिखेगा। ठीक है, एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने के कारण क्या क्या चेंजेस वहां पे पाए जाते हैं उस बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, इफेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहला, रेजोनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा बेहतर स्टेबिलिटी आ जाती है। इन अ रेजोनेंस हाइब्रिड द बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन इन द कैनोनिकल फॉर्म्स। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसमें जो बॉन्ड लेंथ है ये छोटी होती है एज कंपेयर टू देयर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, यानी बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बाय द वे वो वाले। Heat of formation of a resonance hybrid is abnormal in comparison to the canonical forms। यानी कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है
फॉर्म होने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी चीज बनने के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए उसे हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। और ये हीट ऑफ फॉर्मेशन जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी काफी ज्यादा अजीब सी होती है एज कंपेयर टू द कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, on account of greater stability of the resonance hybrid the reactivity of the molecule decreases। अब जो resonance hybrid होता है वो ज्यादा स्टेबल होने के कारण वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। अच्छा, कोई स्टेबल आदमी होता है तो वहां पे अपना कोने में, है ना, बच्चे का एग्जांपल ले लो। छोटा बच्चा जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है ना, पेट मतलब खेल लिया, मस्ती कर ली, सब एनर्जी खत्म हो गई, तो वो जाकर कोने में बैठ जाता है। अब जाके अगर आप उसको छेड़ोगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन जब उसका पेट भरा हुआ होता है यदि आपने उसको छेड़ दिया तो खत्म, टाटा बाय बाय, राइट। तो यस, ये चारों की चारों इफेक्ट्स यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सब के सब ध्यान रखने हैं और इसी अकॉर्डिंग चीजों को इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है। एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इस पर्टिकुलर हमारे वीडियो का, या फिर हम कहेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो ये है रेजोनेंस एनर्जी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस इज दैट रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि जो रियल मॉलिक्यूल है हैज मच लोअर एनर्जी देन द एनर्जी कैलकुलेटेड फॉर एनी कैनोनिकल फॉर्म्स। यानी बाय द वे जो होते हैं अलग अलग है ना, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी एनर्जी और ये रियल मॉलिक्यूल की एनर्जी में काफी ज्यादा अंतर होता है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि वो एनर्जी जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड की है, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल की, एंड द एनर्जी कैलकुलेटेड फॉर द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, यानी कि जो रेजोनेट होने के बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होता है और कोई नहीं बल्कि रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर बात है? तो रेजोनेंस एनर्जी मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल पीछे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें अगर, तो यहां पर ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, मतलब कि एक रियल मॉलिक्यूल, और यहां पर ये रहे हमारे स्ट्रक्चर्स जो कि है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1 2 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब इनमें से जो सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल होगा वो, और ये पर्टिकुलर जो ओरिजिनल हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो, इनका जो डिफरेंस होता है ये और कुछ नहीं बल्कि होता है रेजोनेंस एनर्जी। इसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बात साफ है? ठीक है, एक बार फटाफट इसे पढ़ लो, उसके बाद कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ अभी इस चैप्टर में हमने नहीं सीखा है। ठीक है, आगे धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा हम लोग और भी चीजें सीखेंगे, लेकिन अभी तक थोड़ा सा जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है आइए उसे हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। तो भैया यहां पर एक मॉलिक्यूल दिया गया है, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। दिस हाइड्रोकार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन एटम्स। कौन से हाइब्रिडाइजेशन है ये पूछे गए, तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो भाई ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहां पे डेफिनेटली कार्बन है तो यहां होता होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्लियर बात है। यहां पे एक हाइड्रोजन होगा मौजूद और यहां पे भी एक हाइड्रोजन मौजूद होगा, क्लियर बात है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें यहां पर हाइब्रिडाइजेशंस की, तो यहां पर इस कार्बन की निकालेंगे हम लोग, और इस कार्बन की तो सेम ही होगी, और इस कार्बन की निकालेंगे, ये भी लगभग सेम ही होगी, ठीक है। कैसे भाई, ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या रूल था वो रूल ये था कि आप चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे लोन पेयर हो, आप इन सबको 1 कहेंगे, ठीक है। अब यदि आपके पास में काउंटिंग आती है 4 तो आप उसे sp3 कहेंगे। यदि आपके पास काउंटिंग आती है 3 तो आप उसे कहेंगे sp2, और यदि आपके पास काउंटिंग आती है 2 तो आप कहेंगे उसे sp, ठीक है। इस अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए काउंट करते हैं एक एक बॉन्ड को, 1 2 एंड 3, तो यहां पे आ गया sp2, क्लियर बात है। उसके बाद यहां पे अगर काउंटिंग करें तो यहां पे आ गया 1 2 3, तो यहां पे ये भी आ गया sp2। सिमिलरली ये भी होगा sp2, ये भी होगा sp2, तो सारे के सारे यहां पर क्या है, sp2 है। तो यहां पे करेक्शन कर लेना, यहां पे है
2 और आंसर हो गया इसका बी, sp2 sp2, यानी कि सारे कार्बन जो है वहां पर sp2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब होमवर्क आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे यहां पर कौन से अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। अगर मैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दूं तो ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें कौन से हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है और मैं स्वयं वहां जाकर आपके आंसर्स को चेक करूंगा। ठीक है, चलो एक बार फटाफट देख लो, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन। तो आइए हम इन दोनों के स्ट्रक्चर्स पहले बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन। ये सारा हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी, आगे आने वाले चैप्टर में ये सब हम सीखने वाले हैं कि नाम पे से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे से नाम कैसे करना है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो मैं बताता हूं इसका स्ट्रक्चर क्या है। 2,2,3 ट्राइमिथिल पेंटेन है तो 5 कार्बन यहां पे होंगे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। इसके बाद में 2,2 मतलब कहीं से भी ले लो, 1 2, ये सेकेंड कार्बन अगर है तो यहां पे मैंने 2 पर 2 मिथाइल लगाए हैं और 3 पर भी एक मिथाइल चाहिए इन्हें, तो यहां पर 3 पर भी मैंने एक मिथाइल लगा दिया है। नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। ओके, इसके बाद में दूसरा स्ट्रक्चर है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो यहां पे क्या फर्क होगा, बस ये देखो 1 2 3 4 5, यहां पे है 2 आपके मिथाइल ग्रुप्स और यहां पे 1 2 3 4, फोर्थ पे एक मिथाइल ग्रुप है। अब ये कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी चारों के चारों कार्बन एटम्स कहां पे मौजूद है, ये आपको पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। जो ये वाला कार्बन है ये क्या है, प्राइमरी कार्बन है। अलग कलर से लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये वाला जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, राइट। ये वाला भी प्राइमरी कार्बन है, ये वाला भी और ये वाला भी प्राइमरी कार्बन है। अब नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंडरी कार्बन की तो ये रहा सेकेंडरी, तो सेकेंडरी भी मिल गया है, चलो ठीक है, बात खत्म। उसके बाद टर्शरी की यदि बात करें तो यहां पे होगा 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये है टर्शरी कार्बन। और यहां पर 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कार्बन एटम को हाइड्रोजन की बात में नहीं कर रहा। कार्बन को यदि एक बॉन्ड लगा हुआ है तो वो है प्राइमरी। कार्बन को यदि 2 बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, 2 अलग अलग कार्बन लगे हुए हैं, तो वो हो गया क्या, सेकेंडरी। कार्बन को यदि 1 नहीं 2 नहीं 3 लगे हैं तो वो हो गया टर्शरी, और यदि 4 लगे हैं तो क्वाटरनरी। जाहिर सी बात है यहां पर, तो यहां पे प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है, क्वाटरनरी भी है। अब आ जाइए नीचे, यहां पर है प्राइमरी, जी हां। क्या यहां पर सेकेंडरी है, जी हां। क्या यहां पर टर्शरी है, जी हां। क्या यहां पे क्वाटरनरी है, जी हां, क्वाटरनरी भी है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम्स यहां पर दोनों के दोनों में मौजूद है। आंसर हमारा आने वाला है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन। ये चारों के चारों कार्बन एटम्स किस में प्रेजेंट होंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हाइड्रोजन की गिनती नहीं, सिर्फ कार्बन की गिनती कर रहे हैं। कार्बन को यदि एक ही कार्बन लगा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, प्राइमरी कार्बन। यदि कार्बन को एक नहीं 2 कार्बन लगे होते हैं तो वो हो जाता है सेकेंडरी कार्बन। यदि कार्बन को 1 नहीं 2 नहीं 3 कार्बन लगे हुए हैं तो वो हो गया टर्शरी कार्बन। और यदि कार्बन को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 कार्बन लगे हुए हैं तो वो हो गया आपका क्वाटरनरी कार्बन। अब आइए इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये सारी चीजें आपको आने वाले चैप्टर में, आने वाले दिनों में सीखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यहां पर स्ट्रक्चर बता रहा हूं। आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा आगे, कि स्ट्रक्चर से आपको नाम कैसे पहचानना है और नाम से आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये दोनों चीजें आपको मैं स्वयं सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लोग यहां पर सीधा सीधा स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, बोलो 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 कहीं से भी काउंटिंग कर लो भाई, यहां पे 1 2 3 4 5 मैं लिख रहा हूं। 2 पर है 2 मिथाइल ग्रुप्स कार्बन कार्बन, और साथ में तीसरे पर एक और।
नेक्स्ट है 2,3,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे बना रहा हूं, 1 2 3 4 5। 2 पर एक कार्बन है, फिर 3 पर एक कार्बन है और फिर 4 पे एक कार्बन है। 2,3,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। अब देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन क्या दोनों में प्रेजेंट है या फिर एक ही में प्रेजेंट है। आइए चेक करें। सबसे पहले ये रहा प्राइमरी, बात मानते हो, ये वाला भी प्राइमरी है और ये वाला भी प्राइमरी है, एक ही कार्बन अटैच्ड। अब सेकेंडरी की यदि बात करें तो ये वाला कार्बन आपका सेकेंडरी हो जाता है क्योंकि यहां पर एक कार्बन, यहां दूसरा कार्बन, सेकेंडरी। टर्शियरी की बात करें तो ये वाला आपका टर्शियरी कार्बन एटम है, इधर एक और इधर एक, 3 कार्बन अटैच्ड हैं तो टर्शियरी। यहां पर ये कार्बन जो है इसमें 1 2 3 और 4, मतलब ये हो गया हमारा क्वाटरनरी, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फर्स्ट में तो मौजूद है। अभी के लिए हमारा आंसर है ए। अगर सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में भी मौजूद है तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। यहां पर ये प्राइमरी है, बोलो जी हां। क्या यहां पर सेकेंडरी कार्बन मौजूद है कहीं पर? 1 2 3 नहीं, ये टर्शियरी है। 1 2 3 नहीं, ये टर्शियरी है। 1 2 3 नहीं, ये टर्शियरी है। और ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। मतलब सिर्फ प्राइमरी और टर्शियरी कार्बन यहां पे मौजूद है इस गिवन स्ट्रक्चर में। और सेकेंडरी और क्वाटरनरी की अगर हम बात करें तो ये दोनों बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक बार फटाफट देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विच वन ऑफ द अंडरलाइंड कार्बन्स इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इनमें से कौन सा अंडरलाइन किया गया कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बताना है। आइए इनके स्ट्रक्चर्स पहले बना लेते हैं। ए मैं यहां पर बना रहा हूं, यहां पर है ये CH3 बॉन्ड, यहां पर CH डबल बॉन्ड और यहां पे CH2। अच्छा ये तो सिंपल सा है। उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर यहां पे है CH3, यहां पर CH2 और यहां पे NH2। C यहां पर है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या है बोलो, NH2, अमाइड है। उसके बाद यहां पे साइनाइड है, यहां पर लिख देता हूं इसे CH3 CH2, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ओके। चलिए काउंटिंग करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कौन सा है ये पूछा गया है। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर लोन पेयर, 1 कंसीडर करो। 4 आया तो sp3, 3 आया तो sp2, 2 आया तो sp। क्लियर बात है, ओके। अंडरलाइन कर देते हैं भैया, कौन से अंडरलाइन किए गए हैं। यहां पर ये है, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन। आइए कैलकुलेट करते हैं। देखो डबल बॉन्ड है यहां पर 1, सिंगल बॉन्ड है 2 और एक हाइड्रोजन के साथ में 3, मतलब ये आएगा sp2। नेक्स्ट यहां पर 2 हाइड्रोजन के साथ है, मतलब 2 3 4, ये हो गया sp3। क्या आंसर मिल गया है? जी हां मिल चुका है। यहां पे देखिए, यहां 1 2 एंड 3 तो ये हो गया sp2। यहां पर देखते हैं तो यहां पे 1 एंड 2 तो ये हो गया sp। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि बी आपका आंसर होने वाला है। एक बार देख लो फटाफट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 मॉलिक्यूल्स इंडिकेटेड बिलो। ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसे रीडिफाइन कर देता हूं, अगर नहीं दिख रहा है क्लियरली तो। यहां पे C डबल बॉन्ड O है, यहां पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है और यहां पे भी C डबल बॉन्ड O है और यहां पे कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे हो रही है, विच इज लाइकली टू फॉर्म मोर स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां हो रही है मैं आपको बता दूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां हो रही है, ठीक है, यहां और यहां हो रही है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब स्टेबल होती है जब आपका, यदि लेट्स से फॉर एग्जांपल OH है या फिर ऑक्सीजन है, ये किसी ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। यदि नहीं तो वहां पर वो कम स्टेबल होगा। अब यहां पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन खुद है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो भैया मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये क्या है, ये यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पे ये जो कार्बन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में sp सबसे ज्यादा, उसके बाद sp
2 और उसके बाद होता है sp3। मतलब ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए जो पहला स्ट्रक्चर है हमारा ये ज्यादा स्टेबल होगा और दूसरा स्ट्रक्चर थोड़ा कम स्टेबल होगा अगर बात की जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमें पूछा गया ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद द इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। यदि आपको वो वैल्यूज याद नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो यहां पर क्या है CH3, यहां पे है कार्बन। ओके, डायपोल मोमेंट अगर कहीं जा रहा होगा तो भैया मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, वो यहां पर इस तरीके से हल्का सा होगा, हल्का सा उस साइड में होगा, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट की बात करें तो पहले मॉलिक्यूल में यहां पर हल्का सा होगा, ठीक है। क्यों? यहां पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो ये होगा sp3 और ये है sp2, ठीक है। तो थोड़ा सा डायपोल मोमेंट यहां पर इस तरीके से होगा। बात अगर सेकेंड मॉलिक्यूल की करें तो यहां पर ये और यहां पर ये, ठीक है, डायपोल मोमेंट है, अच्छा खासा है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें थर्ड की तो डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से, अच्छा खासा नहीं, बहुत बढ़िया डायपोल मोमेंट एक साइड में जा रहा है, मतलब वैल्यू ज्यादा आने वाली है म्यू की। बात करें फोर्थ की तो यहां तो भैया कैंसल आउट ही हो गया, अपोजिट साइड में है, तो यहां तो लगभग म्यू इक्वल टू 0 आएगा। अगर बात करें हम लोग सेकंड और थर्ड की तो थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, ठीक है, थर्ड का सबसे ज्यादा होगा और उसके बाद में सेकंड होगा, नो डाउट। और बात करें फर्स्ट और फोर्थ की तो यहां पे 0 है, लेकिन यहां पर 0 नहीं है, मतलब क्या बात साफ है, सबसे कम है फोर्थ का। उसके बाद में अगर होगा कोई थोड़ा सा ज्यादा वो है फर्स्ट, उसके बाद में है सेकंड एंड सबसे ज्यादा है थर्ड। अगर यहां पे दिया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में लिख देते हैं, सबसे कम हमारा है फोर्थ, उसके बाद में है क्या फर्स्ट, उसके बाद में क्या है उसके बाद है सेकंड और लास्ट में सबसे ज्यादा है थर्ड। तो 3, 2, 1 एंड देन 4, तो 3, 2, 1 एंड देन 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस चुका होगा। वैल्यूज डायपोल मोमेंट की पता होना जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी आप इस क्वेश्चन को बेसिक नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फटाफट देख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको याद है मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, वो आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा, वरना फिर दिक्कत की बात है। यहां पे पूछा गया सिलेक्ट द स्ट्रक्चर विद 0 डायपोल मोमेंट, तो डेफिनेट सी बात है पहले वाले स्ट्रक्चर में डायपोल मोमेंट है, दूसरे इस C में भी है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, कुछ है, ये आपको मैंने बताया था कि एक्सेप्शन है, राइट, इसमें डायपोल मोमेंट होता है। रही बात इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की तो यहां पर एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएंगे डायपोल मोमेंट, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। एक बार देख लो फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग CH बॉन्ड्स, यानी अल्फा बीटा गैमा नाम दिया गया है, ये गैमा, ये बीटा और ये अल्फा, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड एनर्जी का यहां पर खेल है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बॉन्ड एनर्जी की अगर बात है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर बॉन्ड एनर्जी की बात है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद होगी डबल बॉन्ड और फिर होती है सिंगल बॉन्ड की। तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी होगी गामा की, उसके बाद होगा हमारा बीटा और उसके बाद होगा हमारा अल्फा। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, जी हां, यही आंसर होने वाला है। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, याद होगी। बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस मैंने आपको काफी बढ़िया तरीके से समझाकर एक्सप्लेन करके बताया था और वही चीज आपको यहां पे अप्लाई करनी थी। एक बार फटाफट देख लो फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आइडोसोबेंजीन। अच्छा, तो आइडोसोबेंजीन अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि बेंजीन है और इस बेंजीन को लगा हुआ होता है आयोडीन, इसे हम कहते हैं आइडोसोबेंजीन, ठीक है। अब यहां पे पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन। सीधी सी बात है भाई, एक ही बॉन्ड से अटैच्ड है, सिंपल, मात्र एक बॉन्ड से अटैच्ड है। ओके, आयोडीन ये एक हैलोजन फैमिली का एक व्यक्ति है और हैलोजन फैमिली में चाहे वो कोई भी हैलोजन हो, हमें क्या पता होना चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, 6 टोटल इन दी फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स होते हैं और मात्र एक यहां पर होता है
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर यहां पे मौजूद है, आप तो इन्हें भूल ही गए, राइट? आप तो इन्हें भूल गए। मैंने आपको ये बताया था कि सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर लोन पेयर हो, आप इन सबको 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो कंसिडर जब हमने किया तो ये हो गया 1, क्लियर है, 2, 3 एंड 4, तो टोटल 4 काउंट आया है। 4 के लिए मैंने आपको बताया था क्या होगा, sp3। तो क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार फटाफट देख लो, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? अब देखो, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ये एसिड में भी पाया जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH ये है एसिड। ठीक है, इसके अलावा ये अल्डिहाइड एंड कीटोन के ग्रुप्स में भी पाया जाता है। बात करें कीटोन की तो यहां पे इस तरीके से होता है कीटोन, और इस तरीके से होता है हमारा अल्डिहाइड, राइट? अब बात यहां पे हो रही है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ इस ग्रुप की, मतलब कि ये पार्ट क्लियर है। मतलब अब इन दोनों का जो किस्सा है ये अलग है, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, यहां पे होता है रेजोनेंस। जी हां, कैसे होता है रेजोनेंस? यहां पर ऑक्सीजन के टकले पर जो लोन पेयर है ये इधर जाते हैं, जैसे ये इधर गए अपना ये डबल बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन के टकले पे आता है नेगेटिव चार्ज, और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये दिखेगा, O पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो कंटिन्यूअस रेजोनेंस यहां पे होते रहता है। इसके बाद में क्या होगा, ये इधर जाएगा और यहां से ये इधर जाएगा। क्लियर बात है, बोलो? ठीक है, अच्छा यहां पे एक H भी लिख देना, ऑक्सीजन के टकले पर पॉजिटिव चार्ज भी लिख देना। इसी तरीके से ये ऐसा होगा, फिर से रेजोनेंस करेगा और उसके बाद वापस इसी फॉर्म में आने की कोशिश करेगा। तो कंटिन्यूअस रेजोनेंस की वजह से होता यह है कि जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है जो कि अल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप ये देते हैं, वो एसिड नहीं दे पाता है, और इसके पीछे एकमात्र रीजन है रेजोनेंस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, 3 अलग अलग यहां पर स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें मैं मार्क कर देता हूं। सबसे पहला है यहां पर ये, उसके बाद में जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो है ये, और यहां पे सी बॉन्ड ओ भी दे रखा है। ठीक है, और पूछा गया है बॉन्ड लेंथ डेजिग्नेटेड बाय अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा, यहां पर दिया गया है अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, ये सारी तमाम चीजें यहां पर दी गई है, और कहा है कि सी और ओ के बीच में जो बॉन्ड है इसके बॉन्ड लेंथ को आप कंपेयर करिए और हमें बताइए कि क्या ऑर्डर आने वाला है। अच्छा, ऑर्डर देखने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर ये पर्टिकुलर चीज जो आपको दिख रही है, यहां पर मामला कुछ अलग है। क्या मामला है? यहां पर रेजोनेंस का मामला है। क्या है रेजोनेंस का मामला? देखो भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डालता है और ये डबल बॉन्ड टूटकर नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन के टकले पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो भाई, यहां पे H बॉन्ड C, यहां पे बन गया O पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर बन गया अब डबल बॉन्ड O। सिमिलर तरीके से एक बार फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूटकर अपने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे दे देगा। ऐसा ही बार बार होता रहेगा, ये यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं कि इसका रेजोनेटिंग एक है ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बना दूं तो क्या वो कुछ इस तरीके से होगा, बोलो? यहां पे O, यहां पे O और यहां पे डॉटेड लाइंस। मतलब ना ही ये सिंगल बॉन्ड है ना ही ये डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की बात मैं करूं तो ना ही ये सिंगल है ना ही ये डबल है, कभी सिंगल है कभी डबल है कि नहीं? तो यहां पर अगर इनकी बॉन्ड लेंथ को हमें कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो डेल्टा और गैमा ये जो होंगे दोनों के दोनों एक दूसरे को इक्वल होंगे। ठीक है, डेल्टा और गैमा एक दूसरे को इक्वल होंगे, ये बात साफ हो गई। अब बची बात अल्फा और बीटा की। अल्फा जो है ये डबल बॉन्ड है और जो बीटा यहां पर दिया गया है ये एक सिंगल बॉन्ड है।
सीधी सी बात है, हमें पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द डबल बॉन्ड। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहां पर क्या सीक्वेंस होता है भाई, बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस होता है सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर सबसे छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो अल्फा जो है ये डबल बॉन्ड है, मतलब यहां पर ये सबसे छोटा होने वाला है, मतलब अल्फा उसके बाद में जो सिंगल बॉन्ड है ये सबसे बड़ा होगा, नो डाउट। यहां पे तो हमें पता नहीं है, बीच का कुछ तो झमेला है, यहां पर सिंगल है डबल है पता नहीं, लेकिन अगर सिर्फ मात्र सिंगल बॉन्ड अगर दिया गया है तो ये सबसे बड़ा होगा, तो बीटा यहां पर आ जाएगा। रही बात अब उन दोनों की, डेल्टा और गैमा, ये आपस में एक दूसरे को इक्वल है, आपस में एक दूसरे को इक्वल है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं गैमा इक्वल टू डेल्टा इस तरीके से। तो इसका फाइनल आंसर यही आने वाला है, ये सीक्वेंस, और ये आपको नजर आ रहा होगा इन ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आपकी जनरल नॉलेज को लगाना है, जनरल कॉमन सेंस को लगाना है और आंसर्स को पिक करना है इस तरीके से। एक बार फटाफट देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया, द कंपाउंड इन विच ऑल कार्बन एटम्स यूज ओनली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम चारों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद में जज करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर है CH3 बॉन्ड, यहां पर है C डबल बॉन्ड O एंड H, एक अल्डिहाइड है। उसके बाद में जो B स्ट्रक्चर है वो है CH3 CO CH3, कीटोन है। उसके बाद में है यहां पर एक टर्शरी अल्कोहल, एंड देन है एक एसिड, फॉर्मिक एसिड, यस, ये है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सब जगह सिर्फ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। तो सीधी सी बात है भाई, यहां पे ये जो कार्बन है इसने 1 2 3, यानी कि ये है sp2, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी वो कार्बन है sp2 वाला, और यहां पर भी वो कार्बन है sp2 वाला। तो यहां पर जो कार्बन है ये sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये भी sp3 है, और यहां पर भी दो लोन पेयर मौजूद है, यहां पर ये भी sp3 है, ठीक है। तो मतलब जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेजोनेंस होने के लिए हमें चाहिए होता है नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन और एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, कॉन्जुगेशन, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो वहां पे बढ़िया से कॉन्जुगेशन हो जाता है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे अगर बात करें, ये आपको लोन पेयर्स दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है, एडजेसेंट पे यहां पर कॉन्जुगेशन है, और साथ ही में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, बात बन गई। यहां से अगर मैं ये पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ता हूं तो यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर मैं इसे तोड़ता हूं एक बॉन्ड को, तो यहां पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज, सपोज कर रहे हैं यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसके बाद में इस नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ में मिलकर यदि मैं बॉन्ड बना दूं तो यहां पे आएगा ये नया स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, नेगेटिव, यहां पर सिंगल बॉन्ड, और यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड, यहां पर आएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो लगभग वैसा ही है ऊपर जैसा, तो यहां पे भी हो जाएगा भाई, एक्सेप्ट कर लेंगे हम इसे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर सेम तरीके से ये नेगेटिव चार्ज के जैसा है, यहां पॉजिटिव चार्ज, इसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो इधर एक रैडिकल मौजूद है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को रैडिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैडिकल कहा जाता है। और यहां पे रेजोनेंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसे हम क्या कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार देख लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड रेशियो। मतलब ये पूछ रहे हैं कि सिग्मा टू पाई का आपको रेशियो बताना है, राइट। एक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबका एक्स कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास में है हमारा बेंजीन। तो बेंजीन में हमें पता है यहां पे हाइड्रोजन्स मौजूद है, बोलो
ठीक है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन यहां पे हो रहा है तो कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई यहां पे 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन के साथ बने हुए सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा यहां पर रिंग में 1 2 3 4 5 6 तो टोटल कितने हो गए 6 और 6 12 सिग्मा बॉन्ड्स यहां पे तैयार है 12। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें पाई बॉन्ड्स की तो यहां पे 1 2 3 मात्र 3 पाई बॉन्ड्स यहां पर है तो क्या हो जाएगा यहां पर 3। आंसर क्या आ जाएगा लगभग अराउंड 4। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास में यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल जो है इसे बना लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें हाइड्रोजन बना लिए भाई, पहले यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां 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 पे और इधर इतनी जगह पर हाइड्रोजन मौजूद है। यहां पे और यहां पे हाइड्रोजन नहीं है। इधर आप देखेंगे कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए हैं। ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं भाई कितने सिग्मा बॉन्ड्स यहां पे बनाए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 यहां पर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाए गए हैं। इसके अलावा चलिए हाइड्रोजन के साथ का कैलकुलेशन यहां लिख देते हैं 8। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितने हैं भाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 तो टोटल 11 यहां पर कार्बन कार्बन के बीच है। यहां कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने हैं 8, कार्बन कार्बन के बीच में कितने हैं 11 तो टोटल हो गए कितने 19 19 यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद है। तो यहां लिख लेते हैं भाई 19। ठीक है। इसके बाद में यहां पर अगर हम देखें पाई बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 तो यहां पे आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 5। आंसर जो है ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ तो इसका आएगा 0.8 इसका आंसर आ रहा होगा लगभग। ठीक है। तो चलिए एक और चीज सॉल्व होगी। अब आ जाएगी, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, यहां पर हम लोग करेंगे सी। तो सी में हम देखें तो यहां पर 3 बेंजीन के यहां पे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे तो हम लोग उन्हें बना देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है। अब ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 तो पाई बॉन्ड्स कितने हो गए भाई 7। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं तो कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं 10। ठीक है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने हैं वो काउंट करते हैं। राइट 1 यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, इधर से मार्क कर रहा हूं, देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 है। 15 एंड 16 तो टोटल ये कितने हो गए 16 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, मतलब 26 स्पेशल 26। तो 26 यहां पर आ चुका है नंबर। इसे आप डिवाइड करेंगे तो आएगा लगभग 3.71 के अराउंड, करके देख लेना है। ठीक है। तो 3 वैल्यूज आ गई है, एक है हमारे पास में 4, एक है हमारे पास में 3.8 और एक है हमारे पास में 3.71। ठीक है। तो एक और बचा हुआ है, आइए उसे भी कर लेते हैं। कौन सा है, अच्छा ठीक है, ये देखो भाई ध्यान से, स्ट्रक्चर जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से है। पाई बॉन्ड्स बना लीजिए पहले तो एक, उसके बाद यहां आएगा, उसके बाद आएगा यहां। ठीक है। इसके अलावा कहीं पर पाई बॉन्ड नहीं आ सकते हैं। राइट, और यही गिवन हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब अगर बात करें सिग्मा बॉन्ड की तो सिग्मा बॉन्ड यहां पर कितने पाए जाएंगे, देखो भाई पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के गिन लेते हैं। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे 10। तो कार्बन और हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो यहां पे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ चुके हैं 10। ठीक है। अब हम लोग यहां पर कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे। यहां से काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 है और 13 14 15, तो टोटल 15 यहां पे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड है। कितने? 15 बॉन्ड्स है। आप इसे ऐड कर दीजिए, कितना होगा भाई? 25। और पाई बॉन्ड्स कितने हैं भाई बोलो? 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। 25 डिवाइडेड बाय 6, लगभग ये आंसर आएगा 4.1 के अराउंड। तो तीसरी वैल्यू हमें मिल चुकी थी, कितनी थी? 3.71, और यहां पे है 4.1। ठीक है, तो वैल्यूज हमें मिल चुकी है, सभी के वैल्यूज हम लोग लिख देते हैं भाई। इसका वैल्यू कितना था? 4.1। इसका वैल्यू कितना था? 3.71 अराउंड। इसका वैल्यू था यहां पर 3.8 अराउंड आया था, और इन महोदय का कितना आया था? 4। अब हमें पूछा गया क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा वाला कहां पे है भाई? देखिए, ये रहा थर्ड, तो यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर थर्ड, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में आएगा हमारा फर्स्ट, और लास्ट में आएगा सबसे ज्यादा हमारा है फोर्थ। तो इस तरीके से आंसर आपका है 3214। तो 3214 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पर एक रिएक्शन दी गई है, और रिएक्शन में आपको पूछा गया है कि भैया यहां पर ये जो कार्बन है, जो आपको पहले रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट साइड में आपको कार्बन नजर आ रहा है, स्टार से मार्क करके इन्होंने दिया हुआ है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मतलब चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ये पूछा हुआ है। तो चलिए, हमें तो पता है, शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। ये है 1, ये 2, ये 3, 3 के लिए मैंने कहा था आएगा sp2। यहां पे अगर देखें तो यहां 1 एंड दिस इज 1, टोटल हो गया 2, तो 2 के लिए मैंने आपको बताया था ये आएगा sp। तो चेंज यहां पे हुआ है sp2 से लेकर sp तक, और यहां पे आंसर आएगा sp2 to sp। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार फटाफट से देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव, या फिर हैज, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो भैया इजी है, 1 2, ये कार्बन कितना है? sp। उसके बाद में यहां पे आपको Cn जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, 1 2 आएगा इसका sp। तो ये भी करेक्ट। इसके अलावा और कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है, तो A एंड B आर द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। अच्छा, तो ये जो कार्बन है, इसका क्लोरीन के साथ में बॉन्ड है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। फर्क कहां आ जाता है? इस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहां पे 3 लगे हुए हैं, यहां पर 2 लगे हुए हैं, यहां पर मात्र 1 और यहां पर 1 भी नहीं। अब जैसे जैसे क्लोरीन का प्रेजेंस इस पर्टिकुलर कार्बन पे बढ़ता जा रहा है, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जाहिर सी बात है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा इस तरीके से। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, जाहिर सी बात है इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्लोरीन तक चले गए हैं, और अब कार्बन के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मौजूद नहीं है, जिसके कारण अब भूखा नंगा हो चुका है, और अब यह भी एक खतरनाक प्राणी बन चुका है, जो कि इस क्लोरीन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की इच्छा जाहिर कर रहा है। इच्छाधारी नागिन बन चुका है। ठीक है, अच्छा, तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब अब ये बॉन्ड जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जितना ज्यादा ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना ज्यादा छोटा उसका बॉन्ड होने वाला है क्लोरीन के साथ। मतलब सबसे ज्यादा बड़ा वाला बॉन्ड ये होगा, फोर्थ। ठीक है, सबसे बड़ा बॉन्ड फोर्थ, उसके बाद आएगा थर्ड, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। क्लियर बात है? 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक बार देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द वीकेस्ट CH बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है यहां पर CH3I। ये क्यों होता है? साइज, फ्लोरीन का साइज अगर हम बात करें, देखो भाई CH3 ये फ्लोरीन, CH3 ये क्लोरीन, CH3 ये ब्रोमीन एंड CH3 यहां पे है क्लोरीन। ठीक है, अब अगर साइज की बात करें तो यहां पे साइज फ्लोरीन का होता है छोटू सा, उसके बाद क्लोरीन का बढ़ जाता है, उसके बाद ब्रोमीन का और बढ़ जाता है, फिर आयोडीन का और बढ़ जाता है। अच्छा, यहां आयोडीन होना चाहिए। ठीक है, आयोडीन का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, सबसे बड़ा साइज होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि साइज काफी बड़ा है तो आने वाला जो भी अटैक करेगा वो आसानी से अटैक कर पाएगा यहां से, इस साइड से, और ये चला जाएगा। बेसिकली अगर बात करें हम लोग लीविंग ग्रुप एबिलिटी की, तो आयोडीन हैज दी हाईएस्ट, सबसे बढ़िया तरीके से लीव कर जाता है, छोड़ देता है। ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग आगे सीखने वाले। अगर आपको समझ में अभी आया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना इन चीजों का। आगे आगे आने वाली सारे चैप्टर्स में हम लोग ये सीखने वाले हैं, तो डर की कोई भी संभावना आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, CH3I। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज और आर पॉसिबल। तो यहां पर आप अगर डिलोकलाइजेशन देखना चाहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहां पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहां पर है? नहीं, यहां पर सिर्फ डबल है, कोई डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद में यहां पर सिंगल सिंगल फिर डबल है, नहीं हो पाएगा भाई। यहां पे डबल सिंगल डबल, ओके, वेरी गुड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है यहां पर, और बढ़िया तरीके से यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, यहां से यहां और यहां से इस कार्बन पे। ठीक है, बात करें इसकी तो यहां पर भी हो सकता था, लेकिन कंटिन्यूअस दो सिंगल बॉन्ड्स यहां पे आपको नजर आ रहे हैं, इसी कारणवश यहां पर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मार्क कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल बॉन्डिंग होती है क्या? नहीं, नहीं होती। इसके बाद में डिफरेंट बॉन्डिंग होती है क्या? जी हां, होती है। आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड नियरली सेम एनर्जीज, जी हां, ये भी होता है। द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जी हां, ये भी होता है। मतलब आंसर इसका आने वाला है तीनों के तीनों B, C, D, ये तीनों के तीनों इसके आंसर होंगे। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है। तो यहां पे खत्म होता है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद में हम लोग नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन्स के लिए और भी कोशिश करेंगे। आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं वो सारे के उसी बेसिस पे होंगे। अच्छा, तो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बोला जाता है कि भैया तुझे नहीं आएगा, तू कितना भी कोशिश कर ले, है ना। फिर हमें ऐसा लगता है कि कुछ दोस्तों को अगर यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ रही है तो शायद यार क्या ये डिफिकल्ट है। सच में आपको भी कभी कभी ऐसा बार लगता होगा कि यार नहीं हो पा रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको वहां पर एक ही चीज याद रखनी है, एक ही बात याद रखनी है कि भैया सक्सेस जो होता है ये बातों से नहीं, रातों से लड़के पाई जाती है, बातों से लड़कर पाई नहीं जाती। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।